हम लोग दो जीन्स के बारे में बात करेंगे, डोमिनेंट जीन्स एंड रिसेसिव जीन्स। इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर ही बात करी थी, ठीक है। उसमें क्या बात करी थी, ध्यान से देखते हैं। द जीन्स विच डिसाइड द अपीयरेंस, एक वो जीन्स जो अपीयरेंस को डिसाइड करता है। डेफिनेशन बहुत ध्यान से समझेंगे, डेफिनेशन कंफ्यूज करती है, आपने नहीं होनी। कह रहा द जीन्स विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन्स। मतलब जीन्स दो टाइप के होते हैं, एक ही करेक्टर के दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, हाइट के दो चल रहे हैं, हेयर कलर के दो चल रहे हैं, लड़ाई हो रही है, किसका जीन्स जीतेगा? जिसका जीन्स जीत गया वो डोमिनेंट है, जिसका जीन्स हार गया वो रिसेसिव है, लेकिन बॉडी में है। रिसेसिव है लेकिन बॉडी में है। आओ एग्जांपल से समझे। मैं बात कर रहा हूं, मैं 5'8" का हूं, माई हाइट इज 5'8", ये मेरी बॉडी के अंदर डोमिनेंट है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मेरे मेटरनल साइड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे सबकी हाइट ज्यादा है, तो मेरी बॉडी के अंदर वो रिसेसिव जीन्स बैठा हुआ है। कल को मेरा कोई बच्चा होता है, लड़की है लड़का है, उसकी हाइट उनके कंपैरिजन में सेम निकल के आ सकती है, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन्स मेरी बॉडी के ऊपर अप्लाई है, ये जरूरी नहीं है कि मेरे बेबी के अंदर भी वही अप्लाई हो। ऐसा हो सकता है उसके फोर फादर के वहां से कहीं ना कहीं से जीन्स आ जाए, ठीक है। कैसे आएगा वो? जीन्स कैरी करवाने वाला तो मैं हूं ना। तो मेरे पास दो टाइप के जीन्स होते हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव। तो जो रिसेसिव जीन्स आज बैठा हुआ है, जिसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है, तो वो उस बेबी के अंदर चला जाएगा, तो वो बेबी की हाइट कैसी होगी? अच्छी होगी। ये नहीं है लंबा पैदा होगा वो बच्चा, ठीक है ना। बेबी हाइट अच्छी मतलब कि जब वो एडल्ट हो जाएगा तो उसकी हाइट अच्छी हो जाएगी, वो मेल हो या फीमेल हो, कंपैरिजन बाद में करेंगे। समझे? तो डोमिनेंट जीन्स क्या होता है? जो हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है even in the presence of that alternative genes. An alternative genes is known as recessive genes. क्या नाम है? रिसेसिव जीन्स। क्या नाम है? रिसेसिव। मतलब ये जो रिसेसिव जीन्स होता है ना, ये डोमिनेंट जीन्स के साथ होता है, चुपचाप मुंह बंद करके बैठा होता है। आई बस समझ, सिंपल है। क्या कहता है? द जीन्स विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन्स इज कॉल्ड, दैट आइडेंटिकल जीन्स इज नोन एज रिसेसिव जीन्स। अब इस डेफिनेशन को रीड करने लगता है यार यही वाली बात दोबारा कर रहा है वो, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज का इतना हेर फेर है, तो इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ भाई लर्न कर ले, मैं समझा देता हूँ फिर से। द जीन्स विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस, मतलब किसकी बात कर रहा है? डोमिनेंट की। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अब बात को सुनना, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन्स। किसकी प्रेजेंस में? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन्स। अनदर जीन्स कौन सा है? आइडेंटिकल। इस आइडेंटिकल जीन्स को बोलते हैं रिसेसिव जीन्स। समझ आई लैंग्वेज है? बस ठीक है। बहुत स्लो प्रोसेसर है, थोड़ा नीचे बस। द डोमिनेंट जीन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। जब भी हम लोग जीनोटाइपिकल देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे, तो उसके अंदर कैपिटल इंडिकेट्स दैट इट्स अ डोमिनेंट जीन्स, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रिसेसिव जीन्स रिप्रेजेंटेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर। ठीक है, वैसा ही सेम वो रहेगा, अल्फाबेट सेम रहेगा, बट अभी समझ आएगा थोड़ी देर में। जैसे ध्यान से देखो, जीनोटाइप बोल रहा ना, जेनोटिपिकल मतलब जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, कैसे हम लोग जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी। द जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप क्या होता है? हमारे डिस्क्रिप्शन है किस चीज का? ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका। द जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जीन्स, जीन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर बता रहा है वो प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स का जो भी हिसाब किताब है, कैरेक्टर है, वो हम लोगों को बता रहा है यहाँ पे। कह रहा जीनोटाइप इज ऑलवेज अ पेयर। जीनोटाइप कैसा होता है? हमेशा पेयर में होता है। जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंट, जो स्मॉल, सर स्मॉल नहीं है यहाँ पे, स्मॉल नहीं है तो मतलब दोनों डोमिनेंट है। कैपिटल, डोमिनेंट, स्मॉल, रिसेसिव। सर यहाँ तो दोनों ही स्मॉल है, मतलब दोनों ही रिसेसिव हैं क्या? डोमिनेंट जो उसकी बॉडी के अंदर एप्लीकेबल होगा, जब लड़ाई होगी तो वो जीता जाएगा। डोमिनेंट बोलता रहा हूं, जब भी लड़ाई होगी डोमिनेंट जीतेगा। अभी मैं तेरे को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं और इलेबोरेट करता हूं, बात को ध्यान से देख। टीटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कभी लड़ाई हुई, इन दोनों में तो क्यों होगी? ये तो एक ही बॉडी की है। बात को समझ। अभी इस समय इस बॉडी के अंदर टॉल है, ये बॉडी टॉल है, ये बॉडी ड्वार्फ है, मतलब दोनों ही रिसेसिव हैं, दोनों के दोनों ही ऐसे हैं कि लड़ने लायक ही नहीं है बेचारे, ठीक है।
और खुद अपनी बॉडी के ऊपर भी क्या अप्लाई करेंगे जब लड़ने लायक खुद ही नहीं है तो? स्मॉल टी है ना, तो बॉडी कैसी होगी? ड्वार्फ। समझ? बोला था ना और इलेबोरेट करूंगा और अच्छे समझ आएगा जब इसकी क्रॉसिंग अप करवाएंगे हम लोग। अभी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, पूरे चैप्टर में पढ़ना ही खाली ये है हमने। ठीक है, अगला पढ़ेंगे फिनोटाइप। क्या पढ़ेंगे? फिनोटाइप। अब फिनोटाइप की अगर हम लोग बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिख रहे हैं उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसे जीनोटाइप बोलते हैं। जो उस जीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मैं बोल रहा था ना, कैपिटल टी मतलब टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ, ये जीन्स एक्चुअली कोडिंग है। ये क्या है? कोडिंग। उसको डिकोड करेंगे तो पता लगेगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे ये कोडिंग में लिखा हुआ है, ये टॉल है, ये टॉल है, ड्वार्फ है। नहीं समझ आया? और कॉम्प्लेक्स करता हूं ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है। समझ रहे हो? इसके अगर किसी में ये है तो उसके प्रजाति में कोई भी आगे आने वाली प्रजाति में कोई भी चांस नहीं है कि वो टॉल हो। बोने ही रहेंगे, ड्वार्फ ही रहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर पूरा चांस है ये भी टॉल है, इसके आने वाले ऑर्गेनिज्म, आने वाले जो प्रजाति ऑफस्प्रिंग्स है वो भी कैसी होगी? टॉल। क्यों? प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है। एनी डाउट टिल नाउ? पक्का? कोई नहीं, आगे चलें। हल्का सा और, बस हल्का सा और आज, फिर उसके बाद हम लोग रैप करते हैं क्लास को। थोड़ा सा ऊपर बेटा, हम देख पाएंगे। हल्का सा और बस। बस द कैरेक्टरिस्टिक्स which is visible in an organism is called phenotype। जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। अब आता है F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। देखो आज समझ आता है तो ठीक है, वरना कल से जब जब मैं इनकी जीनोटाइप्स बनवाऊंगा, फिनोटाइप बनवाऊंगा, पूरा क्रॉसिंग अप करके दिखाऊंगा, तो ये चीजें तो ऐसे ही समझ आ जाएंगी, मतलब कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारे दिमाग में डालने का मेरा काम है, मैं डाल देता हूं। आओ, when two parent cross, मतलब उनकी ब्रीडिंग हो रही है, दो पेरेंट है, मेल है फीमेल है, जब वो क्रॉस करेंगे टू प्रोड्यूस प्रोजेनीज, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग अपने बेबीज के लिए, देन देयर प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड फर्स्ट फीलियल या फीलियल वन जनरेशन। मान ले दो प्योर पेरेंट्स हैं, ठीक है, दो क्या है? प्योर पेरेंट्स हैं। जब इनके अंदर क्रॉसिंग अप होगी, जो बेबी फर्स्ट टाइम जो बेबी आएगा इस दुनिया में उनका, ठीक है, उसे बोलेंगे F1 जनरेशन या फीलियल वन जनरेशन। क्या बोलेंगे इसको? या फीलियल वन जनरेशन। ठीक है ना? अब जब इन F1 जनरेशन के बीच में हम लोग क्रॉसिंग अप करवाएंगे, देन व्हाट वी गेट? द F2 जनरेशन। पहले दो पेरेंट प्योर पेरेंट थे, प्योर पेरेंट से क्या आया? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की क्रॉसिंग अप करवाएंगे जो बेबी जिसके आए थे, हाँ, फिर उसमें आएगा F2 जनरेशन। दिल में कोई डाउट है तो पूछो। समझ आया? मतलब कि F2 आएगा। हाँ, जब F1 जो बेबी बने थे ना उनकी क्रॉसिंग अप करवाएंगे, उससे बनेगा F2 जनरेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, ठीक है? एक्चुअली क्या है ना, हम लोग अगर हम लोग बायोलॉजी के अंदर ढंग से पढ़ें तो ये पता क्या कह रहा है, अगर मैं ह्यूमन की बात बताऊं कि ये माता है, ये पिता है, ठीक है, क्रॉसिंग अप होके आई, दो तीन बच्चे बने, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है। अब ये कह रहा है ये मेल और फीमेल के बच्चे होंगे, ठीक है, बायोलॉजिकली और बाय लॉ, इंडियन लॉ के हिसाब से ये दोनों चीजें बिल्कुल गलत है। मतलब सगे बहन भाई शादी नहीं कर सकते, उनके बेबीज नहीं होने चाहिए उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो न्यू बेबी होगा उसके अंदर परफेक्टली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए जो लॉज बनते हैं उसके हिसाब से लिखा हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं तो पैटर्नल साइड 5 परिवार छोड़ के होना चाहिए बच्चा, ठीक है, 5 प्रजाति तक, मतलब 5 जो उनकी जनरेशन है वो आपके साथ कभी उनकी कभी आपके साथ में से मिक्स करके शादी ना हुई हो, ठीक है, और मैटरनल साइड 3 जनरेशन तक। इंडियन लॉ है, इंडियन हिंदू लॉज में आता है। हाँ? कभी तो ऐसा होगा ही। हाँ, तो अगर होगा तो प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ऐसी डिसीजेस जो कि एक बॉडी के अंदर डोमिनेसी में ही रहेगी, ठीक है, आएगी ही आएगी, तो वो प्रॉब्लम की वजह से लोग थोड़ा दूर भागते हैं। तो मैं बता रहा हूँ बेटा, फिर प्रॉब्लम है ना, बायोलॉजिकली प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी समुदाय हैं जो ऐसे करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। तो अलग अलग कहानियां सुनेगा तो बहुत हंसी मिलती है करने को। मेरा सवाल ये है कि सर जैसे कि जब बुआ होती है दूसरी शादी करा देती है तो उसमें तो फिर वो जानते होते हैं कि टेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? क्या मतलब? दूर से उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही दूर के हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं,
दूर के रिश्तेदार हैं मतलब आते हैं वहाँ। और जनरेशन मतलब पीछे हाँ जनरेशन, मान ले हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के जो दादू थे वो सेम थे। सेम थे। हाँ वो सेम थे, मतलब ये दो चाचा चूची के बच्चे हुए, फिर इसके खानदान बड़ा आगे, इनका खानदान बड़ा आगे, अब ये इन दो बच्चों को शादी कराने कोई दिक्कत नहीं है, पांच जनरेशन दूर है ना, कोई टेंशन नहीं है। ऐसी मेटरनल के अंदर 3 जनरेशन दूर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायोलॉजिकली ऐसा प्रूवन है कि उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। अगर बहुत क्लोज रिलेशन रहता है तो होता क्या ना, देख ध्यान से बात समझ, जो मान ले दादू की जो प्रॉब्लम थी, जो दादू की जो प्रॉब्लम थी ना, वो दोनों बेबीज के अंदर है, ठीक है, और उन दो बेबी को वापस क्रॉसिंग अप के लिए डाल दिया जाए तो प्रॉब्लम परमानेंट हो सकती है, तो उनके आने वाली पूरी प्रजाति के अंदर वो प्रॉब्लम हो जाएगी परमानेंट। तो इसीलिए हम लोग इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इन सब की क्रॉसिंग अप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या होता है कैसे होता है वो सब भी।